Hello everyone. So myself Anshul and welcome to my channel Miss Botanophilic. So in today's video I'll be telling you about a really very important topic for ecology which is wetlands. तो आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट इकोसिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसको हम कहते हैं वेटलैंड्स। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं दैट द इकोसिस्टम हुज लैंड सर्फेसेस आर कवर्ड बाय स्टैंडिंग वाटर आइदर टेम्पररी और परमानेंटली दे आर कॉल्ड एज वेटलैंड्स। द वाटर विच इज प्रेजेंट इन दीज एरियाज इट कैन बी आइदर सॉल्ट वाटर or fresh water, and the salt water and fresh water they can come from either the glaciers or the coastal lowland flooding may result in the formation of the wetlands. These areas act as a transition link between the aquatic and the terrestrial ecosystem. ओके तो उसकी डेफिनेशन कुछ इतनी ज़्यादा सोफेस्टिकेटेड नहीं है, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है कि ऐसे इकोसिस्टम जिनका जो लैंड सरफेस होता है वो कवर रहता है वाटर से, और ये जो वाटर होता है या तो ये पूरी परमानेंटली वहाँ पे प्रेजेंट रहेगा या फिर ये टेम्परेरी कुछ टाइम के लिए प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, वेटलैंड्स को हम बेसिकली बोलते हैं एक ट्रांजिशन लिंक बिटवीन टू टाइप ऑफ इकोसिस्टम दैट इज एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल। यानी कि वेटलैंड्स वो इकोसिस्टम होते हैं जो कि एक्वेटिक इकोसिस्टम को भी सपोर्ट करते हैं और वो टेरेस्ट्रियल को भी सपोर्ट करते हैं। तो दैट्स वाई हम इसको एक कनेक्टिव लिंक या फिर ट्रांजिशन लिंक बोलते हैं बिटवीन एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। अब हम लोग देख लेते हैं टाइप्स ऑफ वेटलैंड्स। देखो बेसिकली हमारे पास 4 टाइप के वेटलैंड्स होते हैं। कॉमनली हम इनको क्लासिफाई करते हैं एज मार्शेस, स्वैम्प, बॉग्स एंड फेंस। ओके, कुछ कुछ पॉइंट्स होते हैं जो कि इसमें इंपॉर्टेंट है पढ़ने के पर्पज से। सबसे पहले जो मार्शेस होते हैं दे आर डोमिनेटेड बाय ग्रासेस एंड दे आर कंसिडर्ड एज अ मोस्ट प्रोडक्टिव वेटलैंड्स। देन अगर हम स्वैम्प्स के बारे में बोले तो ये ऐसे वेटलैंड्स होते हैं जो कि कवर रहते हैं बाय मीन ऑफ ट्रीज। ओके, बॉग्स की अगर हम बात करेंगे तो दे आर कवर्ड बाय मॉसेस। आपने एक मॉस के बारे में सुना होगा जिसको हम कहते हैं स्फैग्नम। तो इस टाइप के जो मॉसेस होते हैं वो बॉग्स वाले वेटलैंड्स पे देखने को मिलते हैं। ये जो वेटलैंड्स होते हैं ये बिल्कुल अनप्रोडक्टिव होते हैं। ठीक है, मार्शेस में हमने पढ़ा था कि दे आर द मोस्ट प्रोडक्टिव, वेयर एज जो बॉग्स होते हैं दे आर अनप्रोडक्टिव, दे रिसीव वाटर बेसिकली फ्रॉम द रेनफॉल। फैन की अगर हम बात करेंगे, फैन वो वेटलैंड्स होते हैं दैट आर कवर्ड बाय मीन ऑफ द टफ प्लांट्स एंड द वाइल्ड फ्लावर्स एंड दे रिसीव द वाटर फ्रॉम द ग्राउंड वाटर सोर्सेज। ठीक है, तो बॉग्स और फैंस कंपैरेटिव पॉइंट होता है कि जो बॉग्स होते हैं उनके लिए जो वाटर का सोर्स होता है वो रेनफॉल होता है। ठीक है, वहीं पे जो फैंस होते हैं इनके लिए जो वाटर का सोर्स होता है वो होता है ग्राउंड वाटर। ओके, अब हम देख लेते हैं कंजर्वेशन फॉर वेटलैंड्स। देखो वेटलैंड्स के लिए जो कंजर्वेशन बनी है उसको हम कहते हैं रामसर कन्वेंशन। तो ये कन्वेंशन को साइन किया गया था ऑल ओवर वर्ल्ड की यहाँ पे बात की जा रही है इन 1971। तो रामसर कन्वेंशन के अकॉर्डिंग वेटलैंड्स को एक डेफिनेशन दी गई है। वेटलैंड्स आर एरियाज ऑफ मार्श, फेन, पीटलैंड्स और वाटर, whether natural or artificial, permanent or temporary, with water that is static or flowing, brackish or fresh, including areas of marine water, the depth of which at low tides does not exceed 6 meter. ठीक है, तो ये डेफिनेशन जो है ना ये अकॉर्डिंग टू रामसर कन्वेंशन है। अगर आपसे पूछा जाता है, वैसे तो ये एग्जाम के पर्पज से इम्पॉर्टेंट है बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है रामसर कन्वेंशन पे एक नोट लिखने को। तो रामसर कन्वेंशन बेसिकली वेटलैंड्स के प्रिवेंशन के लिए बनाया गया था जो कि वर्ल्ड में 1971 में आया था। ठीक है, तो ये डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू रामसर कन्वेंशन ये कि वेटलैंड्स वो एरियाज है जहाँ पे आपको मार्शेस, फैन, पीटलैंड, वाटर ये सब चीज़ें देखने को मिलेगी। जो वाटर की कैटेगरी है वो या तो आर्टिफिशियल हो सकती है या वो नेचुरल हो सकती है, वो परमानेंट रह सकता है या फिर वो टेम्परेरी कुछ टाइम के लिए वाटर वहाँ पे रह सकता है। वो वाटर जो है या तो वो स्टैटिक होगा या फिर फ्लोइंग होगा। स्टैटिक कहने का मतलब है कि जो जमा हुआ पानी होता है, रुका हुआ पानी होता है, उसको हम स्टैटिक कहते हैं। ठीक है, या फिर वो फ्लोइंग होता है। इट कैन बी आइदर ब्रैकिश और फ्रेश वाटर, वो या तो खारा पानी हो सकता है या फिर वो फ्रेश वाटर हो सकता है। ठीक है, अब ये जो वेटलैंड्स होता है जो डेप्थ होती है वो ऑलमोस्ट 6 मीटर के अप्रॉक्स होती है, उससे ज़्यादा ये एक्सीड नहीं करते हैं। ये थोड़ा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने यहाँ पे रामसर कन्वेंशन के बारे में भी मेंशन किया बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। तो वेटलैंड कंजर्वेशन इन इंडिया, इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट है ये आप लोग को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले बाय रामसर साइट, ये जो वेटलैंड्स हैं हमारे दे आर कंजर्व बाय और दे आर मैनेज बाय द रामसर साइट्स इन इंडिया एंड दिस रामसर साइट्स इन इंडिया आर फर्दर मैनेज बाय अ ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम कहते हैं NWCP, दैट इज नेशनल वेटलैंड्स कंजर्वेशन प्रोग्राम। यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा, आप लोग एग्जाम में इसको फुल फॉर्म पे लिखना। तो दिस इज नेशनल वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्रोग्राम एंड इट वॉज इम्प्लीमेंटेड इन द ईयर 2012 to 2013।
Now, this particular implementation is under the provision of EPA, that is Environmental Protection Act, which was released in 1986. तो ये सारी चीज़ें आपस में इंटरकनेक्टेड है, बट जो चीज़ आपने ध्यान में रखनी है वो है रामसर कन्वेंशन। अब ये रामसर कन्वेंशन को जनरली इंडिया ने साइन किया था 1 फरवरी 1982 में। 2 Feb इज़ बेसिकली सेलिब्रेटेड एज द वर्ल्ड्स वेटलैंड्स डे। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि वेटलैंड कंजर्वेशन इन इंडिया, ये टॉपिक बना के आप ये सारे पॉइंट्स वहाँ पे मेंशन कर सकते हो। ठीक है, अब देखो कुछ रामसर कन्वेंशन साइट्स है हमारी इंडिया में दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिवेंशन और द प्रोटेक्शन ऑफ द वेटलैंड्स। तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं ऑफ द रामसर prevented wetland sites in India, like the Chilika Lake in Orissa, Vular Lake in Jammu and Kashmir, Loktak in Manipur, Sambhar, Rajasthan, Koleru in Andhra Pradesh, Keoladeo in Rajasthan, Sundarban in West Bengal, Sansarovar in Uttar Pradesh and Asan in Uttarakhand। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कुछ थ्रेट्स टू वेटलैंड कि वेटलैंड्स को क्या क्या रिस्क हो सकते हैं या किस चीज़ से उसको डेंजर हो सकता है जिस वजह से वेटलैंड्स क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे वेनिश हो रहे हैं। ओके, तो एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पास्ट 300 ईयर्स हैव लॉस्ट ऑलमोस्ट 87% ऑफ द वेटलैंड्स है। ये जो परसेंटेज है ये बहुत ज़्यादा हायर परसेंटेज है। ये जो रिपोर्ट्स होते हैं ये वेरी करती रहती है, तो आप किसी और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग भी डेटा मेंशन कर सकते हो एग्जाम में। तो जो थ्रेट्स होते हैं वेटलैंड्स को, इट कैन बी ड्यू टू द अर्बनाइजेशन, जो रैपिड सेटलमेंट हो रहा है ह्यूमन इंडस्ट्रीज़ का, जो रैपिड सेटलमेंट हो रहा है इंडस्ट्रीज़ का। इसके अलावा जो बिल्डिंग्स बनाई जा रही है बड़ी बड़ी, बाय कटिंग द ट्रीज़, बाय कटिंग वेरियस टाइप ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम, उसको कट करके जो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम सेटल किया जा रहा है, उस वजह से क्या हो रहा है, वेटलैंड्स को एक थ्रेट है। इट इज़ अ थ्रेट टू अ वेटलैंड। ओके, इसके अलावा GCC, दैट इज़ ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। तो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज की वजह से हो क्या रहा है कि सडन हमारे टेम्परेचर में इंक्रीज़ हो रहा है। इसके अलावा जो इर्रेगुलर रेनफॉल हो रही है, लाइक हम लोगों ने पीछे एक वेटलैंड के बारे में पढ़ा था, दैट वर बॉग्स। तो बॉग्स के लिए जो मेन वाटर का सोर्स है वो क्या है, रेनफॉल ही तो है ना। अगर रेनफॉल ही नहीं होगी तो वहाँ पे वाटर मेंटेन नहीं रहेगा, एंड आफ्टर सम टाइम क्या होगी कि वो वेटलैंड कम्प्लीटली वैनिश हो जाएगा। थर्ड इज एक्सेसिव पॉल्यूशन। जो पॉल्यूशन का इंक्रीमेंट हो रहा है धीरे धीरे, तो इट इज़ ऑल्सो अ थ्रेट टू वेटलैंड। वाटर लॉगिंग, वाटर लॉगिंग क्या हो जाती है कि वाटर लॉगिंग की वजह से बेसिकली इनसफिशिएंट ऑक्सीजन देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से जो वहाँ की नेटिव वेजिटेशन होती है, जो प्लांट्स होते हैं, ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन दे डाई। और अगर उनकी डेथ हो गई तो ऑब्वियसली बात है आफ्टर सम टाइम क्या हो जाएगा कि जो वेटलैंड है वो वैनिश हो जाएगा। इंट्रोडक्शन ऑफ इन्वेजिव स्पीसीज, देखो इन्वेजिव स्पीसीज या एक्सोटिक स्पीसीज ऐसी स्पीसीज होती है जो कि अपने नेटिव हैबिटेट, अपने नेचुरल हैबिटेट के बाहर रैपिडली ग्रो करती है, और इस तरह से ग्रो करती है कि वो जो नेटिव हैबिटेट होती है वहाँ के, यानी कि जो नेचुरल हैबिटेट होती है उस एरिया की, उसको वो कम्प्लीटली रिप्लेस कर देती है। ठीक है, तो उस टाइप की स्पीसीज को हम कहते हैं इन्वेजिव स्पीसीज। तो इन्वेजिव स्पीसीज के इंट्रोडक्शन होने की वजह से भी वेटलैंड्स क्या होते हैं, वो धीरे धीरे वैनिश हो रहे हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ वेटलैंड्स। तो वेटलैंड्स की क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है, सबसे पहले दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिवेंटिंग द फ्लडिंग। दे एक्ट एज अ होम फॉर वेरियस एनिमल, फ्लोरा फौना के लिए क्या है कि एक होम की तरह एक्ट कर रहे हैं। हेल्प इन वाटर प्योरिफिकेशन, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द इरोजन, दे आर प्रमोटिंग द टूरिज्म। टूरिज्म अगर प्रमोट हो रहा है तो एक पर्टिकुलर कंट्री की इकोनॉमी बढ़ने के बहुत चांसेस है। ठीक है, तो इसमें भी कहीं ना कहीं ये इकोनॉमिकली भी एक कंट्री को हेल्प कर रहा है। देन सबसे इंपॉर्टेंट जो फंक्शन होता है वेटलैंड का, ये एग्जाम पर्पज से भी इंपॉर्टेंट है, विच इज कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। क्या होगा कि ग्लोबल क्लाइमेट चेंज हमारा कम हो जाएगा, तो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो वेटलैंड्स का होता है कि ये कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में हेल्प करते हैं, यानी कि के लिए टेम्परेली क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करने का ये वर्क करते हैं। तो अगर आपका एग्जाम में वेटलैंड्स आता है तो आप ये सारे पॉइंट्स वहाँ पे मेंशन कर सकते हो कि वेटलैंड्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, कौन सा कन्वेंशन है जो कि वेटलैंड्स के प्रोटेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कन्वेंशन वाला पॉइंट बताने से पहले आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि वेटलैंड्स की इंपॉर्टेंस क्या होती है। देन यू कैन एक्सप्लेन कि उसके थ्रेड्स क्या होते हैं। इन्हीं थ्रेड्स की वजह से आप यू कैन देन एक्सप्लेन कि कौन सा कन्वेंशन है जो कि वेटलैंड्स के प्रोटेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, विच इज़ द रामसर कन्वेंशन। ओके, और अगर एग्जाम में आपका रामसर कन्वेंशन आता है तो उस पॉइंट से भी मैंने इस वीडियो में आप लोगों को काफ़ी चीज़ें बताई हैं। ठीक है, सो आई होप कि आज की ये जो वीडियो थी इससे आप लोगों को हेल्प मिली होगी। इसके अलावा वीडियो में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। इफ द वीडियो इज हेल्पफुल देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।